21 मई 1991 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी आम चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर पहुंचे हुए थे। उस वक्त रात के 10:10 हो रहा था। राजीव गांधी सभा स्थल की ओर पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे स्कूली बच्चे और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त भीड़ में से 23 साल की छोटे कद वाली सांवली सी एक लड़की निकल कर आती है, जो ढीला ढाला सलवार सूट और आंखों में चश्मा पहनी हुई थी। हाथ में चंदन की माला लेकर धीरे धीरे राजीव गांधी की ओर बढ़ रही थी। वह उनके पास आकर उन्हें माला पहनाती है और झुककर उनको प्रणाम करते हुए अपने कमीज के अंदर छुपा कर रखे RDX बम के स्विच दबा देती है। कुछ ही सेकंड के अंदर भयानक विस्फोट होता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं राजीव गांधी के साथ साथ और 15 लोगों के शरीर। अब सवाल ये उठता है कि वो लड़की कौन थी, उसे किसने भेजा था और वे लोग क्यों राजीव गांधी का मर्डर का प्लान किया था। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या के साथ जुड़ा हुआ है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की कहानी। अंग्रेजों के समय श्रीलंका को बोला जाता था सिलोन। उस वक्त श्रीलंका में काम के लिए तमिलनाडु से मजदूरों को ले जाया जाता था। वे लोग थे भारतीय तमिल और श्रीलंका के मूल निवासियों को बोला जाता था सिंहलीज। 1950 के बाद श्रीलंका की कुल आबादी का मात्र 23% था तमिल, लेकिन श्रीलंका में हर जगह पदस्थापित थे ये तमिल लोग, क्योंकि वे लोग ज्यादा शिक्षित थे। इसलिए सिंहलीज के अंदर तमिल लोगों के खिलाफ घृणा पनपने लगता है। सिंहलीज लोग संख्या में ज्यादा होने के कारण उनके पास राजनीतिक क्षमता ज्यादा थी और यही राजनीतिक शक्ति के जरिए वे लोग तमिलों का सारा अधिकार छीन लिया। यहाँ तक कि तमिलों का वोट देने का भी अधिकार छीन लिया जाता है। इसके कारण तमिलों के मन में ये सोच पनपने लगता है कि उनको अपने अधिकार वापस पाने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। फलस्वरूप तमिलों के बीच छोटे छोटे आतंकवादी संगठन बनने लगते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली और मजबूत संगठन था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन के नेतृत्व में गठित आतंकवादी संगठन LTTE, जिसका पूर्ण रूप है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। 1982 में LTTE सभी छोटे छोटे तमिल आतंकवादी संगठनों को एकजुट कर लेते हैं। LTTE था उस वक्त पूरे विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। उनके सदस्य हर तरह के आधुनिक हथियार से लैस था। उनके जवानों को मिलिट्री की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। LTTE का लक्ष्य था श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के लिए एक अलग देश का गठन, जिसका नाम होगा तमिल इलम। और तभी से शुरू होता है श्रीलंकन आर्मी और LTTE के बीच लड़ाई। इस समय बहुत सारे श्रीलंकन तमिल भारत में शरणार्थी के रूप में आ रहे थे। उस वक्त भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। इन तमिलों के सहायता के लिए भारतीय तमिल संगठन राजीव गांधी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे। उस समय राजीव गांधी श्रीलंका के जाफना में आम लोगों को राहत सामग्री भेज रहे थे, क्योंकि जाफना में ही LTTE और आर्मी के बीच लड़ाई सबसे ज्यादा चल रही थी और श्रीलंकन आर्मी इस जगह को घेर कर रखा था। लेकिन इससे भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। उस वक्त राजीव गांधी ये सोचते हैं कि अगर जाति के आधार पर श्रीलंका के दो टुकड़े हो जाते हैं तो भविष्य में भारत के दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला भी जाति के आधार पर अलग देश की मांग करते हुए विद्रोह कर सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके श्रीलंका के गृह युद्ध को रोकना होगा। 29 जुलाई 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक शांति समझौता होता है, जिसमें यह तय होता है कि श्रीलंकन सरकार तमिलों के सारे अधिकार वापस कर देंगे और बदले में LTTE को अपना उग्रवादी कार्यकलाप बंद करना होगा। दोनों देश एकमत होकर इस पीस अकॉर्ड में हस्ताक्षर करते हैं। इस समझौते से एक दिन पहले यानी 28 जुलाई LTTE चीफ प्रभाकरन राजीव गांधी से दिल्ली में भेंट करते हैं। राजीव गांधी प्रभाकरन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ समझौता कर लें, लेकिन प्रभाकरन सहमत नहीं होते हैं। उनका कहना था इस समझौते के तहत कुछ दिन के लिए तमिलों के हालात सुधरेंगे, लेकिन तमिलों को संपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तमिलों के अधिकार के लिए अलग देश बनना चाहिए।
पीस अकॉर्ड में हस्ताक्षर होने के कुछ ही दिन बाद भारत से IPKF को श्रीलंका भेजा जाता है परिस्थितियों को शांत करने के लिए। IPKF, जिसका पूर्ण रूप है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसका कार्य था श्रीलंका में LTTE को सरेंडर करवाना और शांति बहाल करना। लेकिन LTTE आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, बल्कि और जोरदार तरीके से हमला करने का तैयारी करने लगते हैं। तब IPKF और श्रीलंकन फोर्स मिलकर LTTE के खिलाफ अभियान शुरू करते हैं। इतने में 1989 के लोकसभा चुनाव आ जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस की हार होती है और जनता दल जीत हासिल कर सरकार गठन करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री। उस वक्त कांग्रेस छोड़कर सभी पार्टियां LTTE को समर्थन करते थे, इसलिए VP सिंह प्रधानमंत्री बनते ही IPKF को वापस बुला लेते हैं। लेकिन एक साल के अंदर VP सिंह की सरकार गिर जाते हैं और दोबारा चुनाव की तैयारी होने लगती है। तब प्रभाकरण सोचने लगता है कि इस बार चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीतते हैं तो राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और वे फिर IPKF को श्रीलंका भेजेंगे LTTE को दमन करने के लिए, और ऐसा ना हो इसलिए राजीव गांधी को इस दुनिया से हटाना होगा। तभी शुरू होता है राजीव हत्या का प्लानिंग। नवंबर 1990 श्रीलंका के जाफना के घने जंगल में प्रभाकरण 4 लोगों को लेकर एक मीटिंग करते हैं। ये 4 लोग थे शिवरासन, सुब्रमण्यम, मुथुराजा और मुरुगन। उस मीटिंग में राजीव गांधी की हत्या कैसे की जाएगी इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। प्रभाकरण राजीव हत्या का जिम्मेवारी इन 4 लोगों के ऊपर सौंपते हैं। जनवरी 1991 में मुथुराजा और सुब्रमण्यम एक छोटे नाव में जाफना से चेन्नई पहुंचते हैं। यहाँ आकर वे चेन्नई के 4 लोकल व्यक्ति को अपने साथ मिला लेते हैं। जिन 4 लोगों को वे अपने टीम में शामिल किए थे वे लोग थे भाग्यनाथन उर्फ बाकियानाथन, भाग्यनाथन की बहन नलिनी, रविशंकर उर्फ रविचंद्रन और हरिबाबू। लोकल नेटवर्क तैयार हो जाने की बात शिवरासन को बता दिया जाता है। शिवरासन अपनी 2 चचेरी बहन धनु और शुभा को आत्मघाती हमले के लिए चुनते हैं। अप्रैल 1991 में दोनों बहनों को चेन्नई भेज दिया जाता है। तय होता है धनु के शरीर में एक बम बंधा हुआ रहेगा जिसके जरिए वे राजीव गांधी की हत्या करेगी। आरिभू पेराविलन नामक एक व्यक्ति को एक ऐसा बम बनाने का ऑर्डर दिया जाता है जो किसी इंसान के कमर में बंधा रहे लेकिन बाहर से कुछ पता ना चले। धनु इस काम के लिए कितनी तैयार है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर वे राजीव गांधी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह देखने के लिए शिवरासन ने उसे एक बार जयललिता और एक बार VP सिंह के रैली में ट्रायल के लिए भेजा और धनु दोनों बार सफल रही। अब इंतजार था उस दिन का जब इस कार्य को अंजाम देना था, लेकिन ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वो दिन जल्द ही आ गया। 21 मई 1991 रात के 10 बजे चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर श्री पेरुम्बुदूर में चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी आए हुए थे। उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ थी, जिनमें पार्टी कार्यकर्ता से लेकर स्कूली बच्चे भी शामिल थे। रात के ठीक 10:10 एक छोटी सी स्कूल की बच्ची राजीव गांधी को कविता सुना रही थी। इतने में उस छोटी बच्ची के पीछे आकर खड़ी हो जाती है आत्मघाती हमलावर धनु। धनु राजीव गांधी की तरफ कदम बढ़ाते ही एक महिला पुलिस अधिकारी अनुशुआ ने उसकी हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। इतने में राजीव गांधी उस पुलिस अधिकारी को धनु को रोकने के लिए मना करते हैं। तब धनु मुस्कुराते हुए राजीव गांधी के पास जाती है और उन्हें माला पहनाते हुए प्रणाम करने के लिए झुकती है। उसकी एक हाथ तो प्रणाम के लिए राजीव गांधी के पैर की ओर बढ़ती है, लेकिन वहीं दूसरी हाथ से कमर में बंधा RDX बम की बटन दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ चारों ओर धुआं से भर जाता है। चारों तरफ हाहाकार और भगदड़ मच जाती है। धुआं हटते ही नजर आता है बिखरा पड़ा लाश। उस दिन इस घटना से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कुल 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। 43 लोग घायल हुए थे। विस्फोट के कुछ ही देर बाद वहां पुलिस टीम पहुंच जाती है और राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े को समेटने लगते हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की जिम्मेवारी CBI को सौंपी जाती है। जांच शुरू होने पर एक के बाद एक इंफॉर्मेशन CBI के हाथ लगता है। घटना के समय वहां धनु अकेली नहीं थी। धनु के अलावा वहां और भी 4 लोग मौजूद थे। उनमें से 2 महिला नलिनी और शोभा जो घटना के तुरंत बाद वहां से भाग निकलती है। तीसरा व्यक्ति हरिबाबू जो राजीव गांधी की हत्या का दृश्य अपने कैमरे में कैद कर रहा था। और चौथा था इस प्लान का मास्टरमाइंड शिवरासन जो दूर खड़े होकर सबको
इंस्ट्रक्शन दे रहा था। हरिबाबू भीड़ के बीच खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहा था। उसका उद्देश्य था राजीव हत्या का दृश्य कैमरे में कैद करके अपने सुप्रीम लीडर को भेजेगा। लेकिन धनु के शरीर पर बंधा हुआ बम इतना शक्तिशाली था कि धमाके में हरिबाबू की भी मौत हो जाती है। बाकी 3 लोग नलिनी, शोभा और शिवरासन वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। सीबीआई जब जांच शुरू करते हैं तो उन्हें घटनास्थल पर हरिबाबू का कैमरा प्राप्त होता है, लेकिन धमाके से हरिबाबू का कैमरे का फुटेज खराब हो जाता है। उस वक्त साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम फॉरेंसिक साइंस के जरिए हरिबाबू का कैमरे से प्राप्त फुटेज को एनहांस कर लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि श्रीपेरुम्बुदूर में रैली की बात सुनकर ही LTTE चीफ प्रभाकरन 9 लोगों का एक टीम को समुद्री मार्ग से भारत के तमिलनाडु में भेजते हैं, जो इस घटना को अंजाम देते हैं। राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में चेन्नई के एक अदालत ने कुल 26 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्तों के पक्ष से अपील की जाती है, जिसमें 19 लोगों को बेकसूर रिहा किया जाता है। बाकी 7 लोगों में 4 की मृत्युदंड की सजा बहाल रखते हैं और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। लेकिन अंत तक इन चारों को भी फांसी नहीं होती है। आप ये जानकर आश्चर्य होंगे कि 2022 में राजीव गांधी हत्याकांड में सभी आसामी को रिहा किया जाता है। राजीव गांधी की हत्या का पूरा जिम्मेवारी जिसके ऊपर था, वही शिवरासन पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर लेता है और इस हत्या का मास्टरमाइंड प्रभाकरन 2009 में श्रीलंकाई सेना के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आतंकवाद और खून खराबा से कभी कोई चीज प्राप्त नहीं होता है। प्रभाकरन और LTTE का अंत यही बात सिद्ध करता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से राजीव गांधी की हत्या का घटना आपके सामने लाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक देकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।